सोचो, अगर तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैसे नहीं मेमोरी हो, अगर तुम्हें पता ही ना हो कि तुमने कल क्या किया और दुनिया तुम्हें उस क्राइम का जिम्मेदार ठहरा दे जो शायद तुमने किया ही नहीं। ये कोई नॉर्मल कॉमेडी थ्रिलर नहीं है, ये फिल्म तुम्हारे दिमाग के साथ गेम खेलेगी। माथुम बदलारा 2 सिर्फ एक सीक्वल नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल मेज है जहां हर जोक के पीछे एक डार्क सच छुपा है। और बिलीव मी, इस फिल्म में जो ट्विस्ट आता है वो तुम्हें हंसाते हंसाते अनकंफर्टेबल कर देता है। आज हम इस फिल्म की कहानी को तोड़ के समझेंगे, हिडन डिटेल्स डिकोड करेंगे और देखेंगे कि मेकर्स ने किस तरह कॉमेडी के पर्दे के पीछे सोसाइटी पर एक शार्प कमेंट मारा है। और ट्रस्ट मी, अभी जो तुम सोच रहे हो फिल्म उससे बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जाती है। सबसे पहले बात करते हैं कि लोग इस मूवी को इतना सर्च क्यों कर रहे हैं। पहला रीजन नॉस्टैल्जिया। पहला पार्ट कल्ट था, लोगों को डार्क कॉमेडी का नया फ्लेवर मिला था, इसीलिए सीक्वल से एक्सपेक्टेशन स्काई हाई थी। दूसरा रीजन अनप्रिडिक्टेबल राइटिंग। साउथ सिनेमा में थ्रिलर्स का लेवल ऑलरेडी हाई है, लेकिन यहाँ कॉमेडी और क्राइम का जो मिक्स मिलता है वो रेयर है। तीसरा रीजन रिलेटेबल स्ट्रगल। हीरो कोई सुपर हीरो नहीं है, वो आम मिडिल क्लास बंदा है जो पैसे के चक्कर में गलत डिसीजंस लेता है, और यही चीज़ ऑडियंस को कनेक्ट करवाती है। हम सब कभी ना कभी शॉर्टकट के बारे में सोचते हैं, इजी मनी, क्विक सक्सेस, और वही टेम्पटेशन यहाँ सेंट्रल थीम है। ये फिल्म सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, ये ग्रीड और सर्वाइवल का साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है। और कल्चरल इम्पैक्ट, इस मूवी ने प्रूव किया कि स्मॉल बजट स्मार्ट राइटिंग वाली फिल्म्स भी वायरल हो सकती हैं। बिना ओवर द टॉप एक्शन के भी ऑडियंस को सीट से चिपकाया जा सकता है। फिल्म शुरू होती है एक वियर्ड सा कियोटिक सीन से, डार्क लाइटिंग, ऑकवर्ड साइलेंस और बैकग्राउंड में स्लो बिल्डअप म्यूजिक। हीरो बाबू मोहन टाइप एनर्जी वाला बंदा फिर से लाइफ के स्ट्रगल में फंसा हुआ है। पैसे की कमी, जॉब की बेइज्जती, डेली फ्रस्ट्रेशन। उसकी आंखों में दो चीजें साफ दिखती हैं, 1 फ्रस्ट्रेशन, 2 और एक डेंजरस आइडिया। सीक्वल में हम देखते हैं कि पिछले इवेंट्स के बाद भी लाइफ स्मूथ नहीं हुई, इंस्टेड कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ गई हैं। एक दिन अचानक एक मिस्टीरियस अपॉर्चुनिटी सामने आती है, एक इजी काम, थोड़ा रिस्क लेकिन बड़ा रिवॉर्ड, और वहीं से फिल्म का रोलर कोस्टर स्टार्ट होता है। एक डिलीवरी टाइप का काम लगता है सिंपल, लेकिन जैसे ही हीरो उस मिशन में घुसता है छोटे छोटे रेड फ्लैग्स दिखने लगते हैं। एक फोन कॉल जो सस्पिशियस लगती है, एक अननोन आदमी जो ज्यादा फ्रेंडली है, एक जगह जहां जाने के बाद सब कुछ थोड़ा ऑफ फील होता है, और फिर एक ऐसा इंसिडेंट होता है जहां से कहानी डार्क टर्न लेती है। हीरो को पता चलता है कि सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। वहाँ एक बॉडी है, पुलिस का थ्रेट है, और सबसे डेंजरस चीज कंफ्यूजन। क्या सच में उसने कुछ किया या कोई उसको ट्रैप कर रहा है? यहाँ डायरेक्टर जीनियस मूव करता है। कॉमेडी चालू रहती है, लेकिन टेंशन बैकग्राउंड में कॉन्स्टेंटली बिल्ड होता रहता है। ऑडियंस हंसती भी है और अनईजी भी फील करती है। अब यहाँ पे थोड़ा स्लो होते हैं। फिल्म की फर्स्ट हाफ में बहुत सटल हिंट्स दिए गए हैं। एग्जाम्पल 1, हीरो जब भी पैसे के बारे में बात करता है, कैमरा स्लाइटली जूम इन करता है उसकी आंखों पर। ये ग्रीड का विजुअल सिंबलिज्म है। एग्जाम्पल 2, बैकग्राउंड में बार बार मिरर्स दिखाए जाते हैं। मिरर का मतलब डुअल आइडेंटिटी या फिर अपनी सच्चाई से भागना। एक सीन में हीरो खुद को मिरर में देखता है और ऑकवर्डली स्माइल करता है, जैसे वो खुद को कन्विंस कर रहा हो सब ठीक है, लेकिन ऑडियंस जानती है सब ठीक नहीं है। एक और सटल डिटेल, साउंड डिजाइन। जब भी हीरो कोई रिस्की डिसीजन लेता है, बैकग्राउंड में एक हल्की सी टिकिंग साउंड आती है, क्लॉक का सिंबॉलिक रेफरेंस, टाइम रनिंग आउट। मतलब फिल्म हमें पहले से हिंट दे रही है कि गेम टेम्पररी है, कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं। अब थोड़ा डीप जाते हैं। इस फिल्म का सेंट्रल मैसेज सिंपल लगता है, पैसे के लिए गलत मत करो, लेकिन एक्चुअल मैसेज ज्यादा लेयर्ड है। फिल्म ये पूछती है क्या गलत और सही सिर्फ सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर तुम डेस्परेट हो, अगर सिस्टम तुम्हें इग्नोर कर रहा है, अगर तुम्हारी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो क्या शॉर्टकट लेना जस्टिफाइड है? हीरो विलन नहीं है, लेकिन सेंट भी नहीं है, वो फ्लॉड ह्यूमन है, और शायद इसीलिए हम उसको जज नहीं कर पाते। रियल लाइफ में भी हम ऐसे ही डिसीजंस लेते हैं, स्मॉल कॉम्प्रोमाइजेस, व्हाइट लाइज, टेम्पररी एस्केप, लेकिन हर कॉम्प्रोमाइज एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करता है। फिल्म का नाम ही एक मेटाफर है, माथु बदलारा, मतलब मत भूलो। क्या मत भूलो? अपनी वैल्यूज, अपनी जिम्मेदारी, या फिर अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस। सीक्वल में ये थीम और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे ही हीरो सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश करता है, एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। पुलिस सिर्फ एक स्टेप दूर है, फ्रेंड पर भरोसा करना रिस्की लग रहा है, और सबसे बड़ा शॉक, वो मिस्टीरियस पर्सन जिसके कहने पर ये सब शुरू हुआ था जैब है। हीरो को रियलाइज होता है कि वो सिर्फ पॉन था, और तब एक ऐसा रिवील होता है जो पूरा नैरेटिव फ्लिप कर देता है। एक हिडन कैमरा, एक अनएक्सपेक्टेड विटनेस, और एक नाम जो सबको हिला देता है। स्क्रीन फ्रीज होती है टेंशन पर। हीरो के फेस पर सिर्फ एक एक्सप्रेशन, मैं फंस चुका हूँ, और ऑडियंस के दिमाग में एक ही सवाल, क्या ये सब प्लानिंग थी या कोई और बड़ा मास्टरमाइंड गेम खेल रहा है? और यहीं मैं रुकता हूँ, क्योंकि अब असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो हम रुक गए थे उस मोमेंट पर, हिडन कैमरा, पैनिक फेस, और हीरो को रियलाइज होता है मैं सिर्फ पॉन हूँ। पुलिस सिर्फ एक कॉल दूर है, फुटेज एडिट हो चुका है, नैरेटिव सेट हो चुका है, और सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो बंदा इस मिशन के पीछे था वो सिर्फ मिडिल मैन निकला। ओरिजिनल मास्टरमाइंड कोई और है, और उसका मोटिव पैसा नहीं, कंट्रोल है। हीरो को एक एन्क्रिप्टेड मैसेज मिलता है, मेमोरी पे भरोसा मत करना। यहीं से मूवी साइकोलॉजिकल थ्रिलर जोन में एंटर करती है। अब पूरा पजल जोड़ते हैं। सीक्वल में जो इजी जॉब दिया गया था वो एक ट्रैप था, एक फेक डिलीवरी, एक स्टेज्ड बॉडी और एक मैनिपुलेटेड सिनेरियो। एक्चुअली कोई मर्डर हुआ ही नहीं था। जो बॉडी हीरो ने देखी थी वो अनकॉन्शियस एक्टर था। फेक ब्लड, स्क्रिप्टेड पैनिक। क्यों? क्योंकि मास्टरमाइंड एक इलीगल सर्वेलेंस नेटवर्क रन करता है। वो लोगों को फंसाता है, उनका क्राइम रिकॉर्ड क्रिएट करता है, फिर उनसे काम करवाता है ब्लैकमेल करके। हीरो परफेक्ट टारगेट था, फाइनेंशियली डेस्परेट, ऑलरेडी मॉरली कॉम्प्रोमाइज्ड, पास्ट में शेडी काम कर चुका।
मतलब गिल्ट सीड ऑलरेडी प्लांटेड था। उन्होंने उसकी साइकोलॉजी स्टडी की। उसको पता था हीरो पैनिक करेगा, एविडेंस टच करेगा, भागेगा और अपने आप को और फंसाएगा। इसलिए फिल्म का सेकंड हाफ एक कैट एंड माउस गेम बन जाता है। हीरो स्लोली समझने लगता है कि मेमोरी अनरिलायबल है। एक पॉइंट पर उसको लगता है शायद उसने सच में मर्डर किया हो, क्योंकि ट्रॉमा मेमोरी डिस्टॉर्ट कर देता है। और यही फिल्म का मोस्ट डिस्टर्बिंग लेयर है। सच क्या है, रियलिटी क्या है और तुम्हारी यादें कितनी ट्रस्टवर्दी है। हीरो का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पीक पर है। वो 3 फेजेस से गुजरता है। फेज 1 डिनायल, मैं इनोसेंट हूँ, मुझे फंसाया गया है। फेज 2 सेल्फ डाउट, कहीं मैंने ही तो नहीं किया, मुझे सब क्लियरली याद क्यों नहीं। फेज 3 रेज एंड अवेकनिंग, नहीं ये सिस्टम मुझे मैनिपुलेट कर रहा है। ये सिर्फ एक्सटर्नल फाइट नहीं है, ये मेंटल बैटल है। मास्टरमाइंड का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग है। वो टिपिकल विलन नहीं, वो काम है, एजुकेटेड है। वो बिलीव करता है कि लोग इनहेरेंटली करप्ट होते हैं, बस उन्हें पुश चाहिए। उसका डायलॉग याद है, मैं किसी को क्रिमिनल नहीं बनाता, मैं सिर्फ उनका असली चेहरा दिखा देता हूँ। डीप लाइन, मतलब फिल्म इनडायरेक्टली बोल रही है सिस्टम सिर्फ तुम्हारी वीकनेस एक्सप्लॉइट करता है, वीकनेस तुम्हारी ही होती है। अब कुछ सटल चीज़ें जो फर्स्ट वॉच में शायद मिस हो गई। बाजार, जब हीरो फर्स्ट टाइम मिशन एक्सेप्ट करता है, बैकग्राउंड में एक स्ट्रीट डॉग भौंक रहा होता है। सिंबलिज्म, वार्निंग साइन। मास्टरमाइंड के ऑफिस में एक चेस बोर्ड रखा होता है। हीरो व्हाइट पॉन है, विलन ब्लैक किंग। और इंटरेस्टिंगली क्वीन मिसिंग होती है, मीनिंग गेम इनकम्प्लीट है। एक सीन में हीरो अपनी माँ की फोटो देखता है, कैमरा लिंगर करता है उस फोटो पर, मतलब गिल्ट का इमोशनल एंकर। वो पैसों के लिए सब कर रहा है, पर जस्टिफाई फैमिली के नाम पर। बैकग्राउंड म्यूजिक में टिकिंग क्लॉक ग्रेजुअली फास्ट होती जाती है। टाइम प्रेशर साइकोलॉजिकल टॉर्चर क्रिएट करता है। ये सब स्मॉल डिटेल्स मिलकर टेंशन बिल्ड करते हैं। फिल्म का सेंट्रल मेटाफर है मेमोरी। माथु वादलारा का डीपर मीनिंग है, मत भूलो तुम कौन हो। सोसाइटी तुम्हें लेबल्स देगी, क्रिमिनल, विक्टिम, फूल, लेकिन तुम्हारा कोर आइडेंटिटी क्या है। मास्टरमाइंड टेक्नोलॉजी यूज करता है मेमोरी मैनिपुलेट करने के लिए। फेक फुटेज, एडिटेड क्लिप्स, सिलेक्टिव ट्रूथ। आज के डिजिटल वर्ल्ड में ये बहुत रेलेवेंट है। सोशल मीडिया भी सिलेक्टिव रियलिटी दिखाता है, एडिटेड लाइफ, हाफ ट्रूथ। फिल्म इनडायरेक्टली ये बोल रही है सच को वेरीफाई करो, अपनी यादों पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। और सबसे बड़ा मैसेज, ग्रीड से बड़ा ट्रैप कोई नहीं। हीरो पैसों के चक्कर में फंसा, लेकिन एक्चुअल चेन रिएक्शन उसकी इनसिक्योरिटी से स्टार्ट हुआ। एक इमोशनल सीन आता है जहां हीरो ब्रेक डाउन करता है। वो मिरर के सामने खड़ा होता है और बोलता है, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, बस थक गया हूँ। ये लाइन हिट करती है। हम सब कभी ना कभी मॉरली ग्रे डिसीजंस लेते हैं क्योंकि हम थक जाते हैं। एक और पावरफुल मोमेंट, जब हीरो अपने दोस्त पर शक करता है, ट्रस्ट ब्रेक होता है, फ्रेंडशिप क्रम्बल होती है और ऑडियंस को फील होता है इस गेम में सब एक्सपेंडेबल है। एक चेस सीक्वेंस भी है जहां हीरो रियलाइज करता है कि उसका फोन ट्रैक हो रहा है। वो भाग रहा है फिजिकली, लेकिन असली भागना उसकी गिल्ट से है। ये डुअलिटी ही फिल्म को स्पेशल बनाती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप हीरो की जगह होते और आपको पता चलता कि आपकी लाइफ का एक एडिटेड वर्जन दुनिया देख रही है, आप क्या करते? फाइट बैक या डील एक्सेप्ट करके चुप रहते? अगर आपको ब्लैकमेल करके इलीगल काम करवाया जाता और ऑप्शन होता जेल या कॉम्प्रोमाइज, आप कौन सा रास्ता चूज करते? फिल्म अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछती है, इसीलिए इम्पैक्टफुल है। सेकंड हाफ के एंड में हीरो फाइनली मास्टरमाइंड तक पहुंचता है। सब एविडेंस उसके पास है, फेक बॉडी का प्रूफ, सर्वेलेंस नेटवर्क का डेटा। लेकिन ट्विस्ट, मास्टरमाइंड के पास भी ट्रम्प कार्ड है, एक फाइनल वीडियो जो हीरो को परमानेंटली क्रिमिनल प्रूफ कर सकता है। रूम में सिर्फ 2 लोग, साइलेंस, हेवी ब्रीदिंग। मास्टरमाइंड बोलता है, गेम खत्म करना है या नेक्स्ट लेवल ले जाना है। कैमरा हीरो के फेस पर जूम करता है, उसकी आंखों में फियर नहीं, क्लैरिटी है। और स्क्रीन कट होती है एग्जैक्टली उस मोमेंट पर। अब जो क्लाइमैक्स आता है वो सब कुछ बदल देता है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो अब वो मोमेंट आने वाला है जहाँ फिल्म सिर्फ थ्रिलर नहीं रहती, एक साइकोलॉजिकल मिरर बन जाती है। लास्ट सीन में रूम के अंदर सिर्फ 2 लोग थे, हीरो और मास्टरमाइंड। एक के पास सच था, दूसरे के पास नैरेटिव। और आज के वर्ल्ड में नैरेटिव ही पावर है। मास्टरमाइंड काम वॉइस में बोलता है, तुम सच दिखाना चाहते हो, दुनिया को एडिटेड वर्जन ही पसंद है। उसके हाथ में एक फाइनल वीडियो क्लिप होती है, एडिटेड फुटेज जिसमें हीरो क्लियरली क्राइम करता हुआ दिख रहा है। परफेक्ट फ्रेमिंग, परफेक्ट एंगल, परफेक्ट स्टोरी। हीरो के पास भी प्रूफ है, फेक बॉडी, एक्टर्स, सर्वेलेंस सिस्टम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हीरो के प्रूफ को समझने के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा। विलन के वीडियो को बिलीव करने के लिए सिर्फ देखना काफ़ी है। यही रियल वर्ल्ड का डेंजरस ट्रूथ है। क्लाइमैक्स में हीरो इमोशनल नहीं होता, वो डेस्परेट भी नहीं होता, वो एक शॉकिंग डिसीजन लेता है। वो मास्टरमाइंड का डील रिजेक्ट करता है, ब्लैकमेल एक्सेप्ट नहीं करता। इंस्टेड वो पूरा सर्वेलेंस सिस्टम लाइव स्ट्रीम कर देता है। यस, लाइव। पब्लिक को दिखाता है कैसे लोगों को फंसाया जाता है, कैसे एडिटिंग से ट्रूथ डिस्टॉर्ट होता है, कैसे नैरेटिव मैनिपुलेट होता है। रूम के अंदर फाइट फिजिकल से ज़्यादा साइकोलॉजिकल है। मास्टरमाइंड फर्स्ट टाइम पैनिक करता है, उसका बिलीफ टूटने लगता है। वो हमेशा सोचता था लोग वीक हैं, लोग सच नहीं देखना चाहते, सिर्फ ड्रामा चाहते हैं। लेकिन यहाँ हीरो रिस्क लेता है, अपनी रेप्यूटेशन स्टेक पर लगा देता है। वो बोलता है, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं गलतियाँ करता हूँ
और गलतियों को एडिट नहीं करता। ये लाइन थिएटर में क्लैप मोमेंट थी। फाइनली पुलिस एंटर करती है, मास्टरमाइंड अरेस्ट होता है, लेकिन ट्विस्ट यहाँ खत्म नहीं होता। लास्ट शॉट में हीरो न्यूज़ देखता है। न्यूज़ हेडलाइन क्या है? डिलीवरी बॉय इन्वॉल्व्ड इन सर्वेलेंस स्कैम अरेस्टेड। नैरेटिव फिर से ट्विस्ट हो चुका है, सच फिर से हाफ हो गया। क्लाइमैक्स ये बताता है ट्रूथ जीत सकता है, लेकिन क्लियर नहीं होता। सरफेस लेवल पर एंडिंग सिंपल लगती है, हीरो ने विलन एक्सपोज किया, लेकिन डीपर लेवल पर फिल्म बोलती है ट्रूथ इज कॉम्प्लिकेटेड। सिस्टम कभी फुली क्लीन नहीं होता, नैरेटिव्स ऑलवेज पार्शियल होते हैं। हीरो ने सिस्टम को तोड़ दिया, लेकिन सिस्टम ने उसको भी लेबल दे दिया, इसीलिए एंडिंग बिटर स्वीट है। विक्ट्री मिली, लेकिन क्लीन इमेज नहीं मिली, और शायद यही रियलिस्टिक है। अब एक थ्योरी सुनो, क्या पता मास्टरमाइंड एक्चुअली एग्जिस्ट ही ना करता हो। क्या पता हीरो का गिल्ट और पैरानोया इतना स्ट्रांग हो गया हो कि उसने अपना ही विलन क्रिएट कर लिया हो। फिल्म में एक भी सीन डायरेक्ट प्रूफ नहीं देता कि लाइव स्ट्रीम के बाद पब्लिक ने सच फुली एक्सेप्ट किया। हो सकता है सर्वेलेंस सिस्टम उसकी इमेजिनेशन का मेटाफर हो, मेटाफर फॉर एंग्जाइटी, मेटाफर फॉर कॉन्स्टेंट जजमेंट। आज के टाइम में हम सब फील करते हैं कि कोई देख रहा है, सोशल मीडिया, सोसाइटी, फैमिली। हो सकता है मास्टरमाइंड एक्चुअली फियर ऑफ जजमेंट हो, इसीलिए एंडिंग इंटेंशनली एम्बिग्यूअस है। इस फिल्म का हिडन मैसेज सिर्फ ग्रीड नहीं है। ये फिल्म कहती है मेमोरी अनरिलायबल है, मीडिया पावरफुल है, और आइडेंटिटी फ्रेजाइल है। अगर कल कोई तुम्हारा एडिटेड वर्जन दुनिया को दिखा दे तो तुम क्या करोगे? हम सब अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, हीरो भी करता था, मैं मजबूर हूँ, मैं फैमिली के लिए कर रहा हूँ। लेकिन फिल्म एक लाइन में सब कह देती है। मजबूरी और ग्रीड के बीच लाइन बहुत पतली होती है, और जब वो लाइन क्रॉस होती है तो कॉन्सिक्वेंसेस अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। शॉर्टकट्स रेयरली शॉर्ट होते हैं, वो लॉन्ग टर्म ट्रैप्स बन जाते हैं। अपने एक्शंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ब्लेम गेम टेम्पररी रिलीफ देता है, टेक्नोलॉजी न्यूट्रल है, उसका यूज़ का इंटेंशन डेंजरस होता है। अपनी मेमोरी पर डाउट करना वीकनेस नहीं, सेल्फ रिफ्लेक्शन स्ट्रेंथ है। सबसे बड़ा विलन फियर होता है। हीरो का रियल विक्ट्री विलन को हराना नहीं था, अपने फियर को फेस करना था। ये मूवी लाउड नहीं है, ये फ्लैशी नहीं है, लेकिन ये अनकंफर्टेबल है, और जो फिल्म अनकंफर्टेबल कर दे वो याद रहती है। कॉमेडी के थ्रू सीरियस बात कहना इजी नहीं होता। यहाँ मेकर्स ने बैलेंस परफेक्ट रखा, एक तरफ डार्क ह्यूमर, दूसरी तरफ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। इसीलिए ये फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है। आप थिएटर से निकलकर सोचते हो, क्या मैं भी कभी पॉन बना हूँ? और जब फिल्म आपको इंट्रोस्पेक्ट करवा दे तो वो नॉर्मल एंटरटेनमेंट नहीं रहती। अगर आपको सिर्फ एक्शन चाहिए, शायद ये आपके लिए नहीं। अगर आपको लेयर्ड स्टोरी टेलिंग पसंद है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद है, और फिल्म्स जो दिमाग में घुसकर बैठ जाएं, तो यस 100% वर्थ वॉचिंग। लेकिन वार्निंग, ये फिल्म आपको आंसर्स कम देगी, क्वेश्चन ज़्यादा देगी। माथु वडलारा 2 हमें एक सिंपल चीज़ सिखा के जाती है, सच को एडिट मत करो, वरना एक दिन सच तुम्हें एडिट कर देगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है हीरो ट्रूली जीता, या सिस्टम ने फिर से गेम जीत लिया? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ऐसे डीप स्टोरी टेलिंग रिव्यूज़ पसंद हैं, जहाँ हम फिल्म को सिर्फ देखते नहीं डिकोड करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला रिव्यू और भी इंटेंस होने वाला है। और याद रखो, मूवी सिर्फ स्टोरीज नहीं होती, वो हमारे दिमाग का एक्सरे होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।